हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका मे बी नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिए? ये किसका तर्क है कि भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं? ऑप्शन है जीएस घुरिये, वाई.बी. दामले, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस। भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू है, ये किसका कहना है, किसका तर्क है? जीएस घुरिये, वाई.बी. दामले, ए.आर. देसाई या फिर एन.के. बोस। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए? राइट होगा जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हट्टन ने जो भारतीय जनजातियाँ थी उन्हें आदिम जाति कहा था। याद रखिएगा, हट्टन ने जो जनजातियाँ थी भारतीय जनजातियों को क्या कहा था? आदिम जाति कहा था। और वेरियर एल्विन ने जनजातियों को वनवासी कहा था। याद रखिएगा, वेरियर एल्विन वही हैं जिन्होंने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क की अवधारणा ऐसे करके पूछा जाता है किसकी है, तो वेरियर एल्विन की है। आइसोलेशन पॉलिसी की भी बात की थी, जो जनजातियों से संबंधित जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए जो योजनाएं लाई जा रही थी, जिसमें कि घुरिये द्वारा आत्मसात नीति की बात की गई थी। और वेरियर एल्विन ने आइसोलेशन पॉलिसी या नेशनल पार्क की बात की थी। वहीं पर वेरियर एल्विन के द्वारा जनजातियों को वनवासी कहा गया था। तो यहाँ पर जीएस घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन भारत में निर्धनता का एक कारण है? ठीक है, सॉरी है पूछा जा रहा है, भारत में निर्धनता का कारण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या फिर ये सभी। निर्धनता यानी गरीबी का इनमें से कारण कौन सा है बताइए? सेकंड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस, सैडलर, स्पेंसर, दुर्खी। सोशियोलॉजी डेमोग्राफी इसको कंप्लीट कराया जा चुका है। आप सभी ने एमए में जब पढ़ा होगा, ऑप्शनल पेपर में ये रहता है सोशियोलॉजी डेमोग्राफी, एंड नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। और सोशियोलॉजी डेमोग्राफी की एक ही क्लास ली गई थी, एक ही वीडियोस पर बनी हुई है। और इससे रिलेटेड इसमें सोशियोलॉजी डेमोग्राफी में जितनी भी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज रही हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, उनको एक वीडियो में ही कंप्लीट कराया गया है। और चूँकि वीडियो एक है इसलिए इसका फोल्डर नहीं बना है, आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा गोल टू सक्सेस नाम से, गोल टू सक्सेस सोशियोलॉजी डेमोग्राफी के नाम से, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत है वो सैडलर ने दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये सभी थ्योरीज वहाँ पर कराई गई हैं। ठीक है, सैडलर का हो जाएगा। और डबल डे, ठीक है, डबल डे की एक इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने डाइट थ्योरी दी हुई थी, आहार सिद्धांत, डाइट थ्योरी दी हुई थी, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित डबल डे की डाइट थ्योरी थी। और स्पेंसर ने प्रजनन फलन का सिद्धांत दिया था। जो स्पेंसर है ना, इन्होंने जनसंख्या से संबंधित जो इनका सिद्धांत रहा है उसे प्रजनन फलन सिद्धांत बोला जाता है, फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी कहा जाता है। तो ये थ्योरीज याद रखिएगा।
किसने कौन सी दी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है। विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है। देखिए और फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा सही। फोर्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा। व्यावसायिक शिक्षा होगा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, या फिर ये सभी। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये वृद्धि है, के लिए इसमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है। क्या होगा यहाँ पर सही, बताइए। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों और कानून द्वारा, अनौपचारिक नियमों और कानूनों द्वारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। एंड आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहाँ से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। सोशल कंट्रोल, इसके या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा पूछी जाती है किसने दी है, तो E.A. रॉस हैं। और E.A. रॉस ने ही सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। अपनी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल से ही है। इनकी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है, जिसमें उन्होंने इस अवधारणा की या सामाजिक नियंत्रण की बात की है। और सामाजिक नियंत्रण को ये किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इनका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके द्वारा समाज या कह लें हम समूह सदस्यों को अपने अनुरूप बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया हुआ है, और जो लिटिल कम्युनिटी की विशेषताएं बताई थी इन्होंने, उनमें से कौन सी एक नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। कई बार ये आपको क्वेश्चन कराया गया है, कई बार ये आपको नेट के पेपर में, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही। रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी के लक्षण या किस विशेषता की बात इन्होंने नहीं कही है। विजातीयता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये चार विशेषताएं बताई थी लिटिल कम्युनिटी की। और मैक्सिको का एक गांव है चानकोम, ठीक है, मैक्सिको का एक गांव है चानकोम, जहां पर इन्होंने अध्ययन करके ये अपनी अवधारणा दी थी। और इन्होंने गांव को लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय का अच्छा उदाहरण माना था। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने गांव को लघु समुदाय का उदाहरण माना, तो रेडफील्ड ही हैं। और एक इनका स्टेटमेंट भी आता है, लघु समुदाय को पालने से लेकर शमशान तक का इन्होंने प्रबंधन कहा है लिटिल कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इनका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है। लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मेन। क्या होगा, ग्राम नगर सातत्य की जो अवधारणा है वो किसकी है।
राइट हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इनके अगर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो लिटिल कम्युनिटी अभी आप लोगों ने देखा, इसके अलावा लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन है, लघु परंपरा और वृहद परंपरा जिसे कहा जाता है। फिर फोक सोसाइटी यानी कि लोक समाज, फोक कल्चर, लोक संस्कृति, ये सभी इनकी अवधारणाएं हैं। कृषक समाज की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है रॉबर्ट रेडफील्ड की, एंड इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? मार्क अब्रांस ने, डेविड ग्लॉस, थॉमस बोटोमोर या फिर रॉबर्ट डहल? क्या होगा यहाँ पर? सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी आप लोगों को याद आ रहा होगा, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था और ये क्वेश्चन भी वहां पर कंप्लीट कराया गया है, बताया गया है। और सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का जो अध्ययन है व्यवस्थित तरीके से, वो सोरोकिन ने किया था अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में, याद आ रहा है? और इन्होंने क्या कहा था सोशल मोबिलिटी के बारे में? सामाजिक गतिशीलता क्या है, इनका क्या कहना था कि कोई भी व्यक्ति या कोई सामाजिक वस्तु या मानव के द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु या मानव द्वारा किसी भी वस्तु में जिसमें परिवर्तन किया गया है, या हम यूँ कह लें कि मानव द्वारा परिवर्तित किसी भी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। याद आ रहा है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेविड ग्लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई? मार्क्स, वेबर, रिकार्डो, माल्थस। अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है। जनसंख्या अध्ययन किसका रहा है इन पर, इनमें से? माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकीय दर। बताइए, देखिए बताइए, जनसंख्या विश्लेषण में इनमें से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? क्या होगा? पारिस्थितिकी दर। ठीक है, पारिस्थितिकी दर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और माल्थस ने जो इनका सिद्धांत रहा है, जो ऐसे रहा है जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जनसंख्या से संबंधित, एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी है, तो ये माल्थस की है, याद रखिएगा। और एक स्टेटमेंट है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जो जनसंख्या होती है उसमें जीवन निर्वाह के जो साधन होते हैं उसकी अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सब किसका कहना है? माल्थस का है। एंड सामाजिक जनांकिकी के जनक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है गरीबी का मुख्य कारण क्या है इनमें से? स्वयं व्यक्ति, संस्कृति तथा गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, समिति अथवा प्रतिबंधित अवसर, समिति तथा प्रतिबंधित अवसर। अब इनमें से बताना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का इनमें से चयन करना है कि कौन सा सही है, गरीबी का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं,
भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा करना, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं है इनमें से? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रोडाल्फ फिशर, कार्ल पियर्सन, D.N. एल्होंस, P.V. यंग। मानक विचलन विधि, इस मेथड का यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्ल पियर्सन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रभावित जाति की अवधारणा विकसित की गई थी? एन.के. बोस के द्वारा। आंत्रे बेते हैं ये। ठीक है, आपको कहीं कभी दिखने को मिलेगा ए बेताई करके लिखा होता है, तो आंत्रे बेते हैं ये। M.N. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह। प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है? बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर M.N. श्रीनिवास। डोमिनेंट कास्ट इनका कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? M.N. श्रीनिवास ने दिया हुआ है। प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति जिसे बोला जाता है। और इसमें इनके बारे में क्या कहना था इनका कि कोई भी जाति जो कि संख्या के आधार पर गांव या फिर जो स्थानीय क्षेत्र है उसमें वो क्या हो, शक्तिशाली हो। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो, पावर रखती हो। ठीक है, और इनका ये भी कहना था श्रीनिवास का, ये ज़रूरी नहीं होता है कि जातीय स्थिति में, जाति जो सोपान क्रम है उसमें वो जाति उच्च हो, उसकी स्थिति क्या हो, उच्च जाति हो या वह द्विज जाति हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो संख्या में अधिक होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, ये तीन कह सकते हैं हम डोमिनेंट कास्ट या प्रभुत्व जाति के इन तीन विशेषताओं या ये तीन लक्षण बताए थे M.N. श्रीनिवास ने। और इनकी जो बुक है डोमिनेंट कास्ट एंड रामपुरा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे अधिक महत्व देता है। जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। सही बताना है। राइट है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए कौन सा इनमें से उत्तरदायी नहीं है? क्या होगा यहाँ पर? बताइए।
महिला शिक्षा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लघु और बृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरियट, एस.सी. दुबे। लघु और बृहद परंपराओं का अध्ययन किया है। कॉन्सेप्ट दिया है ये नहीं पूछा जा रहा है, अध्ययन किया है ये पूछा जा रहा है। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन में इनमें से किसने अध्ययन किया? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरियट, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। राइट होगा, बताइए, आप बताइए पहले क्या होगा यहाँ पर। मैकम मेरिट, ठीक है, मैकम मेरिट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है, और इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, यह कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे हैं पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास की ये अवधारणा है, एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कई सारे हैं एम.एन. श्रीनिवास के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है संस्कृतिकरण, जिसे संस्कृताइजेशन कहा जाता है, एंड डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति। ये दो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनके, जिससे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में, ठीक है। इन दोनों ही टॉपिक को, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। दोनों की ही अलग अलग क्लास ली गई थी, अच्छे से वहाँ पर उस टॉपिक को कंप्लीट कराया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इसके अलावा इनके और भी जो अवधारणाएँ हैं, जिनमें से है एक फैलाव, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, और धर्मनिरपेक्षीकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा अपनी किस बुक में दी है? तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस बुक में इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। अब इस बुक के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड, वो है इंडियन विलेजेस, इंडिया विलेजेस करके है, और एक है द रिमेंबर्ड विलेजेस, ठीक है, द रिमेंबर्ड विलेजेस करके है बुक इनकी, एम.एन. श्रीनिवास की, ठीक है। और एम.एन. श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण और डोमिनेंट कास्ट वाला, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर उस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, और इससे रिलेटेड विशेषताएं भी पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं संस्कृतिकरण की, ठीक है, और कहाँ पर उन्होंने फील्ड वर्क किया था, क्षेत्र कौन सा है, फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्लासेस ली गई हैं कि किस समाजशास्त्री का कहाँ पर अध्ययन रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, सामाजिक संरचना के तत्वों को इंगित कीजिए। सामाजिक संरचना के तत्व इनमें से कौन कौन से हैं या कौन सा है? सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतः संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित और व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतः संबंध, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर राइट? अब सामाजिक संरचना की बात की जाए तो ये इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, अभी इधर नहीं, हालांकि काफ़ी समय हो चुका है। फोल्डर का नाम मिलेगा आपको, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद के नाम से। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म करके है, और जिसमें कि आप लोगों को समाजशास्त्री या जिन्होंने अपनी थियोरीज दी हैं, जिनमें से मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, नाडेल, पार्सन्स, मर्टन को आपको पढ़ना पड़ेगा, और इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और अच्छे से वहाँ पर इनकी जो थियोरीज हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। जो इम्पोर्टेंट बातें रही हैं, फैक्ट्स रही हैं इनकी थियोरीज
सीरीज़ से वो कंप्लीट कराया गया है, और इसके अलावा जो MCQs बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। 3-4 वीडियोज़ हैं, ठीक है, फोल्डर में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सोशल स्ट्रक्चर की बात की थी सबसे पहले स्पेंसर ने, ठीक है, स्पेंसर ने की थी, और नाडेल ने भी संरचना के बारे में बात किया है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया है फोल्डर में, वहाँ पर थ्योरीज जो रही हैं वो बताया गया है। नाडेल में अगर बात करें तो इन्होंने संरचना को मूर्त बताया था, जिसको कि वे कहते हैं कि जो समाज के जो सदस्य होते हैं उनके व्यवहारों में हम संरचना को देख सकते हैं, जिसको वे कहते हैं संरचना विभिन्न भागों की क्या है, क्रमबद्धता को दर्शाती है। उस आधार पर इन्होंने क्या कहा था, स्थायी है संरचना को। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को अमूर्त बताया था, ब्राउन ने मूर्त माना था, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। और किसने सामाजिक संरचना को मस्तिष्क की उपज बताया है, तो लेवी-स्ट्रॉस हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोगग्रस्तता। जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। क्या होगा यहाँ पर राइट, रोगग्रस्तता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है। स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, व्यक्तिगत प्रक्रिया। अब सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अभी आप लोगों से कहा गया ना विशेषताओं से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है संस्कृतिकरण से संबंधित कौन सा सही नहीं है, बताइए। ट्वेंटी 23 का यहाँ पर क्या होगा, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। मातुल्य, पितृेश्वर, कोविड, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा, मातुल्य होगा, ठीक है, मातुल्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संस्था बनती है कर्ताओं और समूहों से, नियमों और विधियों से, मृत्यु तथा मानदंडों से, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर सही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मातुल्य नहीं होगा, ठीक है, पितृेश्वर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, संस्था का निर्माण किससे होता है, नियमों और विधियों से होता है, नियमों और विधियों से होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताना है संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी थी और द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर चैट में नहीं बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है, और दूसरा है द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है। क्वेश्चन है, शीत युद्ध का एक उदाहरण है वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का, या फिर अप्रत्यक्ष संघर्ष का। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है। शैक्षिक विकास, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय नियोजन, भ्रष्ट नौकरशाही। पंचायती राज की सफलता का पूछा जा रहा है, इनमें से कारक कौन है। एक
भ्रष्ट नौकरशाही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा स्टेट होगा? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं? संस्थाएं, समूह, समितियाँ या फिर इनमें से सभी? ये सभी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये पूछा जा रहा है। ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, बदलाव। क्या होगा यहाँ पर राइट? संघर्ष। और संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक तो है समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आत्मसात, समायोजन, ये प्रक्रियाएं आ जाएंगी और भी है। इसके अलावा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध, विद्रोह, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, और संघर्ष के बारे में क्वेश्चन बनता है, एक पूछा जाता है अक्सर, प्रतियोगिता को किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा? जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है? तो ये कहना किसका है? वेबर का है। और एक होता है, क्वेश्चन बनता है ग्रीन का, कि ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। याद रखिएगा, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। जबकि प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले कौन हैं? मैक्स वेबर हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।